आज जो केस की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, लोगों ने इस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संवेदनशील मामले में हम लोगों ने आप लोगों के साक्षी रहे हैं कि हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग के मन में कई सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से सुनने वाले सभी लोग एक बार उस केस की प्रेस ब्रीफिंग एक बार सोचने पे जरूर विवश होंगे कि ऐसी स्थितियां क्यों यहाँ पर बनी हैं। पहले एक कोसाबाड़ी केस में लाली का हत्या होता है, जिसको हम लोगों ने लगभग हमारे जिले में 11 महीने के बाद। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं नवा बिहान छत्तीसगढ़ और मैं हूं उत्तम बंजारे। इस वक्त मैं जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुंगेली में हूं और आज जो है पुलिस ने जो है जो एक रहस्यमय तरीके से एक व्यक्ति जो गायब हो गया था मुंगेली जिले से उसका जो है आज मुंगेली पुलिस ने इस केस को जो है पूरी तरीके से जो है तफ्तीश कर लिया है और जो है जांच पड़ताल में जो है अभी जो है थोड़ी देर में जो है मुंगेली जिले के एसपी जो है भोजराम पटेल साहब जो है वो अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि जो है झाफल गांव का निवासी दामोदर सिंह राजपूत जो है 21/3/2026 को जो है रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और जो है जब पुलिस उसकी जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने अपनी छानबीन में पाया है कल जो है शाम 29/3/2026 की शाम को जो है पुलिस ने उसकी जो है डेड बॉडी जो है रिकवर जो है पास के जिले कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के जंगलों से करी है और आज जो है इस पूरे केस में जो है 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो चलिए हम लोग जो है सीधे एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और सुनते हैं कि एसपी साहब क्या कुछ बता रहे हैं। हम लोगों ने इस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगभग अपने 18 मंथ के कार्यकाल में हम लोगों ने कई सारी प्रेस ब्रीफिंग की है और बहुत सारे संवेदनशील मामले में हम लोगों ने आप लोग उसके साक्षी रहे हैं कि हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग किया है। लेकिन आज जो केस की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, उस केस की प्रेस ब्रीफिंग सुनने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये प्रेस ब्रीफिंग केवल एक घटना नहीं बल्कि इसकी पूरी कहानी को जानने के बाद आप और आपके माध्यम से सुनने वाले सभी लोग एक बार सोचने पे ज़रूर विवश होंगे कि ऐसी स्थितियां क्यों यहाँ पर बनी हैं। क्योंकि लगभग 11 महीना पहले एक कोसाबाड़ी केस में ऐसा ही एक मिसिंग केस दर्ज होता है और लगभग सारी परिस्थितियां एक जैसी रहती हैं और उसमें भी लाली का हत्या होता है, जिसको हम लोगों ने लगभग 96 डे बाद हम लोगों ने उसको क्लियर किया था बहुत सारे तकनीकी माध्यमों के बाद। लगभग हमारे ज़िले में 11 महीने के बाद लगभग एक ऐसी घटना घटी है कि आप इसको देखने पर विवश होंगे कि एक तरफ अपने भाई के लिए समर्पण की कोई सीमा नहीं और दूसरे तरफ दूसरे भाई का उस भाई के लिए क्रूरता की भी कोई सीमा नहीं। एक तरफ जिसको बोलना चाहिए असीम प्रेम है और एक तरफ असीम क्रूरता है। इस पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे और महसूस करेंगे और इसको बहुत अगर तल्लीनता के साथ सुनेंगे इसकी एक पहलुओं को, तो आपको समझ में आएगा कि ये आज तक जितनी सेंसिटिव कहानियाँ बनी हुई होंगी या जितना आपने सुने होंगे कई सारे मूवीज़ के माध्यम से, तो उससे भी बहुत ज़्यादा एक कदम आगे ये केस है कि एक व्यक्ति जब अपने दिमाग से कोई प्लान करता है तो प्लान करने के बाद में कितना खतरनाक और कितनी मासूमियत के साथ में कितनी खतरनाक तरीके से प्लान करने की क्षमता रखता है। जब कोई दुश्मन बाहर होता है तो उसको पहचानना फिर भी आसान होता है, लेकिन जब कोई दुश्मन ऐसा हो जो आपके पास बैठा हो और जिस पर आप अपनी पूरी तरह से तन, मन, धन और जीवन समर्पित करने को तैयार हो, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति धोखा देता है तो जो बहुत सारे मुहावरे बने हुए हैं, आस्तीन में सांप, पीठ में छुरा भोंकना, मुख में राम, बगल में छुरी, कई सारे हम लोग जो मुहावरे या कहावतें हम लोगों ने सुना है और बचपन के प्राइमरी स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है। आज इस किस्से को सुनने के बाद आप लोगों को महसूस होगा कि ये मुहावरों में कितनी सच्चाई होती है। आप बिल्कुल प्रामाणिक तौर पर इस चीज़ को महसूस करेंगे। शायद ही मेरे जीवन में इससे पहले कोसाबाड़ी केस को मैं सोचता था कि ये मेरे जीवन का सबसे संवेदनशील और बहुत ही अलग प्रकार का प्रेस ब्रीफिंग है, लेकिन इस केस को करने के बाद या इस केस को पूरी तरह से क्लियर करने के बाद
जिसमें हमारे डीएसपी हरविंदर साहब, हमारे थाना प्रभारी, साइबर थाना प्रभारी प्रसाद सिन्हा और इनकी पूरी टीम, जिन्होंने अपनी आंखों से नींद गायब हो गया था और बस एक ही जुनून था कि इस केस को क्लियर करना है। इस केस को सुनने के बाद आप सभी लोग महसूस करेंगे कि कितनी सातिराना तरीके से ग्रामीण एक व्यक्ति कितनी सातिराना तरीके से एक प्लानिंग करता है। इस केस को जब आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे चीज़ों का प्रभाव, जो लोगों के बीच में कहानियाँ होती हैं उनका प्रभाव होता है और दिमाग में कई सारे प्लान बनते हैं। इस केस का नाम है झापल हत्याकांड, झापल मिसिंग या गुम इंसान हत्याकांड केस। यह केस एक सामान्य तरीके से गुम इंसान मिसिंग के रूप में शुरुआत होता है, लेकिन इसका अंत कई सारे प्रश्नों को छोड़ करके जाता है। इस केस में एक व्यक्ति जिसका नाम है दामोदर सिंह राजपूत, जो कि शिक्षा विभाग बहुत ही सामान्य परिस्थितियों और जो गांव का एक ग्रामीण परिवेश होता है वहां से संघर्ष करके अपने जीवन में रोजगार प्राप्त करता है और एक सामान्य जीवन और एक सामाजिक जीवन जीता है और अपने शासकीय सेवा में अपने सर्विस को पूर्ण करता है सम्मानजनक तरीके से, और जिसका कई जगहों पे सम्मान होता है। और वह व्यक्ति जो जीवन के अंतिम समय में समाज एवं बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचता है, उस व्यक्ति का दर्दनाक अंत होता है। इस कहानी में सर्वप्रथम लालपुर थाने में एक मिसिंग केस दर्ज होता है। पहली बार है कि मिसिंग केस दर्ज करने के लिए या जो विक्टिम होता है उसकी पत्नी या उसके सगे बेटे नहीं आते। ये शायद पहला केस होगा जिसमें मिसिंग केस को दर्ज करने के लिए उसके क्लोज फैमिली मेंबर नहीं आते हैं, बल्कि उसके भाई आते हैं। मेरे पास सबूत भी है। और एक नहीं आता है, इस मिसिंग केस को दर्ज करने के लिए ग्रुप आता है और पूरा का पूरा समाज आता है कि समाज से एक व्यक्ति गायब हुआ है। लाजमी सी बात है, अगर परिवार से कोई जाएगा, भातृत्व प्रेम की तो कोई सीमा नहीं हो सकती, और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि एक भाई गुमा है तो कैसे सारे भाई एक होकर के खड़े नहीं होंगे। इसमें कोई प्रश्न है ही नहीं। देख करके हर किसी का दिल सोचता है क्या भातृत्व प्रेम है, जिसके लिए पूरा का पूरा सभी लोग एक साथ खड़े हुए हैं। लालपुर थाना प्रभारी और हमारे डीएसपी हरविंदर साहब इस केस के गंभीरता को देखते हैं और तुरंत वहां पर मिसिंग केस दर्ज होता है। इसकी शुरुआत एकदम नॉर्मल तरीके से जो किसी मिसिंग पर्सन की होती है, पूछताछ इन चीजों के माध्यम से होता है। लेकिन इस केस में जो आप पूछेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं, इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आता है। केस को आज दर्ज होता है और दूसरे दिन पूरा का पूरा लोगों का जत्था, करीबन 30 से 40 लोग एक तरफ एक आवेदन पत्र लेकर के आते हैं और एक तरफ एक महिला और एक बेटा, जो हमारे डीएसपी हरविंदर साहब के पास में आते हैं, एक दो साथ में आते हैं। मतलब जिसकी जो गुमा है उसकी पत्नी और बेटे के साथ केवल एक आदमी, एक या दो आदमी, दो बेटियां और एक लगभग 4 लोग आते हैं और डीएसपी साहब के पास में कहते हैं, श्री दामोदर सिंह शिकायत में कहते हैं कि उनके भाइयों ने उनको नुकसान पहुंचाया है। इसी के तुरंत बाद लगभग आधे घंटे बाद लोगों का भीड़ आता है और एसपी ऑफिस के बाहर में करीबन 40 से 45 लोग आते हैं और आने के बाद में सभी लोग ऑफिस के अंदर आते हैं। ऑफिस के अंदर आने के बाद में मैंने पूछा कि इसमें क्लोज फैमिली मेंबर कौन है। वहाँ पर एक आदमी जो मास्टरमाइंड है, उस दिन तो मैंने केवल आवाज़ सुना था, उसने पहला लाइन बोला, उसके बच्चे और पत्नी ने मार डाला। मेरा दूसरा क्वेश्चन था, आपको कैसे पता? तो उसने फिर बताया उसके बच्चे और उसकी पत्नी का उसके साथ में अनबन था और बिल्कुल नहीं पड़ता था। और भीड़ ने कई सारी बातें कही और भीड़ का जैसा स्वभाव होता है वह अपनी आवेदन पत्र दे करके चला जाता है। इसके बाद में चूंकि एसपी ऑफिस तक बात आई है तो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय होगा, कई प्रकार की चीज़ें थी इसमें। तो फिर इसमें यहाँ पर इसकी पूरी कमान संभालते हैं हमारे डीएसपी हरविंदर साहब। हरविंदर साहब के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, लंबे समय तक थाना प्रभारी रहे हैं और चीज़ों की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उसके साथ हमारे पास में प्रसाद सिन्हा साहब हैं, जो कि हमारे साइबर प्रभारी हैं और रेंज साइबर प्रभारी रहे हैं। इनके पास निश्चित रूप से एक लंबा एक्सपीरियंस है। इनकी टीम बनती है, साइबर की पूरी टीम बनती है। लालपुर थाना, लोरमी थाना, सारे थाना एक हो जाते हैं।
एक होने के बाद में यह उतना ही चुनौतीपूर्ण केस था जितना तोशावाड़ी का केस था। फिर इस टीम में करीबन 14 टीम बनती है, 14 टीम बनता है और 14 टीम बनने के बाद में अभी तक याद रहे आप सभी लोग, हम लोग केवल मिसिंग पर्सन को ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम केवल मिसिंग पर्सन को ढूंढ रहे हैं। अचानक हमारी टीम बन रही थी, हम ढूंढ रहे थे, एक आदमी आता है, उसी भीड़ का एक आदमी आता है थाने में एक वसीयतनामा लेकर, और उस वसीयतनामा में लिखा होता है, जो गुमशुदा व्यक्ति है दामोदर सिंह राजपूत का एक वसीयत लेकर के, उसका पत्नी और बेटा नहीं, एक उनके अलग परिजन आते हैं और उस वसीयतनामा में लिखा होता है कि मेरे किसी भी संपत्ति में मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी का अधिकार नहीं होगा और ना ही मुझे कुछ होने के बाद में दावा करने का अधिकार होगा, ना मेरे अंतिम संस्कार का भी अधिकार उनका नहीं होगा। यह आता है और थाने में लेकर के वह पर्सन यहाँ पर आता है। यह केस अब अलग मोड़ लेने लगा। मिसिंग वाला जो केस था वह कहीं न कहीं इस वसीयतनामे के पास में आया। निश्चित रूप से उसके बाद हमारी टीम ने 6 बिंदुओं पे काम किया। सबसे पहले हम लोगों ने फैमिली हिस्ट्री, दूसरा उसके बाद हम लोगों ने क्राइम हिस्ट्री, तीसरा टेक्निकल इंक और उसके बाद में हम लोगों ने हमारी बेसिक पुलिसिंग, और पांचवा जो होता है हम लोगों का अपना एक तरीका होता है पुलिस का कार्य करने का, लोगों के बीच में जा करके उन चीज़ों को प्राप्त करने का। सबसे पहले हम लोगों ने जब वसीयतनामा को पकड़ा और वसीयतनामा में जब हम लोगों ने उन चीज़ों को देखा, तो उस वसीयतनामा में ये क्लियर बता रहा था कि उस पूरी प्रॉपर्टी जो थी वह दामोदर सिंह राजपूत के पास नहीं बची थी, वह उनके भाइयों के पास में चली गई। इस पर हम लोगों ने वर्क किया। उसके बाद हम लोग उनकी फैमिली हिस्ट्री में कौन किससे संबंधित है, इस पर हम लोगों ने वर्क किया। इस पूरे में लगभग हम लोगों ने इतने कम समय में लगभग साल भर के महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स को देखा कि दामोदर सिंह राजपूत लगातार किन व्यक्तियों के साथ में है। चूंकि उसका परिवार और बच्चे के साथ में अनबन है, तो किसी न किसी के साथ में तो ये रहता होगा। तो हम लोगों ने देखा कि उसकी मैक्सिमम जो चीज़ें थी वह लगभग वह अपने भाइयों के साथ में रहता था। तो हमें लगा कि शायद पुलिस को लगा कि भाई भाइयों के साथ में रहता था तो बिल्कुल वहाँ पर प्रेम होगा, जिसके चलते वो लोग उसकी चिंता करते हैं। लेकिन इस बीच में एक बात और आती है। लगभग कुछ महीनों पहले दामोदर सिंह राजपूत का दुर्घटना हुआ रहता है और वहाँ पर एक व्यक्ति उसमें प्रार्थी रहता है। उस केस से किसी न किसी मामले से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम संतोष यादव रहता है, संजय यादव, सॉरी, उसका नाम संजय यादव रहता है। उसके बाद में जब हम लोगों ने अपनी बेसिक पुलिसिंग उस गांव में जाकर के किया, तो वह पर्सन 1 या 2 दिन से उस गांव से गायब रहता है। उस पूरे चीज़ों में असामान्य तरीके से एक पर्सन का नाम आता है जिसका नाम संजय यादव है। उसके बाद हम लोग उस पर्सन के पीछे हम लोग अपना छानबीन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि वह पिछले 1 हफ्ते या लगभग 1.5 हफ्ते के दौरान 2 से 3 बार वह कवर्धा जिले गया है। फिर हम लोगों ने उसका विस्तृत बयान लिया। विस्तृत बयान लेने के बाद हम लोगों को पता चला कि कई बार वह अपने बयान को बदल रहा है। फिर हम लोगों ने पता कि अभी कवर्धा क्यों जाता है पंडरिया में, तो पता चला उसकी वहाँ पे बहन रहती है। इसके बाद हम लोगों ने उसके बहन से या उसके परिवार के बारे में पता करते करते गए, तो जनरली इतना वह अपने बहन के यहाँ नहीं जाता था। यहीं पर फिर हम लोग संजय यादव से कड़ाई से हम लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया। हम लोगों ने उसके बहुत सारे साइबर टेक्निकल सारी की सारी चीज़ें वहाँ से निकाली और यहीं पर हम लोगों को अपने केस का सबसे पहला, हमारे डीएसपी साहब सिन्हा साहब को हमारा पहला जो टर्निंग पॉइंट मिला वो संजय यादव के रूप में मिला और हमें पता चला कि यह कोई गुमशुदगी का केस नहीं, दिस इज प्लान मर्डर। बहुत ही सोची समझी सातिराना तरीके से घटना को अंजाम देने वाला, एक प्लानिंग तरीके से किया हुआ यह एक हत्या है। और वहाँ पर यह क्लियर हुआ कि इस पूरी घटना की बिसात अभी नहीं, लगभग 2016 से पहले इसका बीजारोपण हो चुका था। इस घटना का पूरा सूत्रधार ये था, चूंकि यह व्यक्ति के पास में रिटायरमेंट के बाद में करोड़ों रुपए जो उसके खाते में अभी भी हैं उसको मिलने वाले थे, प्रॉपर्टी थी और इसके पास में बहुत सारा पैसा था और यह अपने चचेरे भाई रामपाल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। सबसे पहले उन साथी लोगों ने अपने प्लानिंग के तहत शादी के समय, उसके बच्चे की शादी के समय में संजय सिंह
राजपूत। उसकी शादी के समय में उसके मन में अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए लगभग जहर फैलाना शुरू किया और समाज में और बहुत सारे क्षेत्रों पर लगभग ये साबित करने की कोशिश की कि उसका पत्नी और बच्चों के साथ में आपस में कुछ नहीं बनता है और उनके बीच में झगड़े होते हैं। धीरे-धीरे कई घटनाओं के माध्यम से दामोदर सिंह राजपूत को ये विश्वास दिला दिया गया, उसके मन में एक डर पैदा कर दिया गया कि उसकी हत्या उसका बेटा करना चाहता है। तो उन्होंने उसके रिटायरमेंट के बाद में उसको कहा कि जितना जल्दी हो सके इसी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारा बच्चा तुम्हारी हत्या कर देगा, जितना जल्दी हो सके इस पूरी प्रॉपर्टी को आप किसी के नाम कर दो। तुरंत उसने उस प्रॉपर्टी को रामपाल के कहे अनुसार और पूरी उनकी टीम, उसमें और भी नाम है आरोपी के, रणजीत है, पालेश्वर है, उनके परिवार की पूरी टीम, उन्होंने प्लानिंग किया और धीरे-धीरे उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री कराना शुरू किया। पेमेंट एक रुपया उसको नहीं मिला। इस रजिस्ट्री के बारे में ना पत्नी को पता है, ना बच्चे को पता है, इवन उसके घर तक की भी इसको बेच दिया गया, जिसमें कई सारे लोगों के नाम आए जो प्रेस नोट में भी, जिसमें भी छानबीन करना अभी पुलिस को बाकी है। जमीन इस तरीके से बेची गई और नामांतरण हुआ कि पैसा प्रार्थी के पास में नहीं आया, जिस पर भी जांच का विषय है कि उसमें आगे क्या हुआ, ताकि पुलिस उस पर विधिवत कार्रवाई करके योग्य उत्तराधिकारी को जमीन वापस कराए, उस दिशा में पुलिस अपना कार्य करेगी। इसके बाद में दामोदर सिंह राजपूत ने इसे अपना पैसा मांगना शुरू किया कि मेरे पास में जमीन बेचने के बाद में पैसा नहीं आया है। तो इन लोगों ने फिर प्लानिंग किया कि अब चूंकि जमीन और पूरा का पूरा पैसा इसके पास में पहुंच चुका है और 17 तारीख को जो वसीयतनामा बना उसमें क्लियरली ये मेंशन हो गया कि जमीन का मालिकाना हक जिनको बेचा गया है उनके बच्चे का नहीं है, तो जमीन और पैसा उनके भाइयों को मिल जाएगा। इसके बाद इन लोगों ने अपनी प्लान तरीके से किया और संजय यादव को उन्होंने बुलाया और बोला कि हम तुमको 10 लाख रुपया, है कि नहीं, 10,50,000 रुपया और जमीन तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्री करेंगे, इस घटना को अंजाम देना है। उसके बाद वह लगातार दामोदर सिंह राजपूत को ट्रैक करते रहा और घटना दिनांक के दिन यह दामोदर सिंह राजपूत को रणजीत उसके भाई ने फ़ोन किया कि घर में जवारा का कार्यक्रम है, आपको आना है। वह अपना बाइक पकड़ता है और बाइक पकड़ करके वह निकलता है और रास्ते में यह 4 व्हीलर से पीछा करते संजय यादव 2 स्वीपर जो कि लोरमी हैं, जिनके माध्यम से वो 3 लोग जो कि मुंगेली के 3 स्वीपर थे, योगेश और उसके साथी, उन लोगों के साथ में वह गाड़ी में आता है। यह गाड़ी जो रहता है वह देवराज साहू की गाड़ी रहता है, ईवान गाड़ी रहता है। उस गाड़ी में पीछा करते आता है। खपरी कला के पास में वह उस गाड़ी को ठोकर मारता है, जिससे दामोदर सिंह राजपूत डिसबैलेंस होता है और तुरंत वहाँ पे खड़ा होता है और उसके गले के गमछे को ले करके वो दोनों चारों लोग जाते हैं और वहीं पर गमछा खींच करके गला घोट करके उसको मार देते हैं। हेलमेट पहना हुआ रहता है और उसके बाद उसी हेलमेट को पहने वो लोग उस गाड़ी पे 4 व्हीलर में उसको लेकर के चले जाते हैं। घटना स्थल पे आप लोगों को याद होगा, गाड़ी मिली हुई थी, हेलमेट बस नहीं मिला था। सारा का सारा सामान थैले मिला था, बस हेलमेट वहाँ पे नहीं मिला था। दीवान गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी को उन रास्तों से लेकर के जाते हैं जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज ना हो, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है। फिर उसके बाद में संजय यादव जो है फिर फ़ोन करता है देवराज साहू को और उसकी जो पर्सनल कार रहती है हुंडई, इस टाटा गोल्ड जो कार रहता है उसको फिर फ़ोन करके मंगाता है। डेड बॉडी को उसमें शिफ्ट करते हैं और पंडरिया लेकर के जाते हैं। पंडरिया थाना के पास देवरसा गांव गानीदरा जलप्रपात का जो बेसिन वाला एरिया है और वहां पर जा करके वह रेत में गड्ढा खोदते हैं और डेड बॉडी को वहां पर दफना देते हैं और उसके बाद वहां से वापस आते हैं। और उसके बाद वहां पर एक गाड़ी 4 व्हीलर पंडरिया क्षेत्र से हायर किया जाता है, जिसमें मृतक का मोबाइल को ले करके प्रयागराज जाते हैं और प्रयागराज में जा करके उसके मोबाइल को फेंक देते हैं, जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी टीम को लग रहा था कि ये प्रयागराज में है। इस घटना में इस तरीके से अंजाम देते हैं। इनकी प्लानिंग ये थी कि सबसे पहले मिसिंग का केस दर्ज होगा और पुलिस पर इतना दबाव बनाया जाए, इतना परेशान किया जाए थाना घेराव ज्ञापन के माध्यम से कि पुलिस अपना एक्चुअल कार्य न कर पाए, जिसमें लगभग इन लोगों ने अपनी शुरुआत कर लिया था और पुलिस को बहुत तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कई जगहों से फ़ोन करके इतना सारा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन हमने अपनी पुलिस को 3 भाग में डिवाइड कर दिया था। एडिशनल एसपी मैडम पूरी तरह से
पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभाले हुई थी और इस पूरे केस को लीड कर रहे थे हरविंदर साहब यहाँ पर, और जरा भी उस केस से बिल्कुल भटके नहीं और एग्जैक्ट संजय यादव ने हमको उसी घटना स्थल पर लेकर के गए और पूरा निशानदेही पर फिर हमने कवर्धा पुलिस एसपी साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में विधिवत कार्रवाई वहाँ पर प्रारंभ हुई, पोस्टमार्टम हुआ, केस की शनाख्त परिवार ने कर लिया। इस केस में रामपाल की प्लानिंग ये थी, इसमें 3 कंडीशन हो सकता था। पहला ये कि पुलिस इस केस को छोड़ दे, प्रॉपर्टी पूरी तरह से उनके नाम पे हो चुकी थी। दूसरा ये था कि बाद में ये कहानी बनाया जाए कि यह अपने पत्नी और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था, इसीलिए जीवन से निराश होकर, मायूस होकर यह प्रयागराज चला गया है और वहाँ से यह अपने आगे के जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को चलाने के लिए कहीं चला गया है, जिसके वापसी का कोई भी रास्ता नहीं रहा था। थर्ड इनकी प्लान थी कि अगर मान लिया जाए डेड बॉडी मिल भी जाता है तो हत्यारा को पुलिस ढूंढेगी, तो उससे पहले इसके बच्चे और पत्नी के खिलाफ इतना माहौल बना दिया जाए कि लगभग पूरे समाज के लोगों को ये बड़ी ताज्जुब और सोचने और बहुत ही विश्लेषण करने की बात है कि पूरा का पूरा लोगों का जत्था था वह उस तरफ खड़ा था जिस तरफ हत्यारे हैं, उन लोगों के साथ खड़े थे जो मिलकर थाना घेराव करना चाहते थे। इस मायूस महिला या जो अब विधवा हो चुकी हैं उनके साथ और उनके बेटे के साथ समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। लगभग अगर इसमें पूरी इतनी संजीदगी के साथ मुंगेली पुलिस कार्य नहीं करती तो शायद यह 100 हम लोगों को नहीं मिलता और एक मिसिंग केस के रूप में यह हमेशा के लिए बचा रह जाता। शायद ये पता चलता और एक कहानी बन जाती कि वह अपने आगे के जीवन को वानप्रस्थ आश्रम में जा करके यह कहीं और चला गया है। या तीसरी कहानी अगर हत्या भी मिलती तो पूरी तरह से लोगों का इतना दबाव बनाया जाता कि हत्यारों को बंद करो, 2 दिन का समय दिया जाता है और इतना दबाव बनाया जाए कि संजय यादव, संजय सिंह राजपूत और उनकी मदर और उसके परिवार को इसमें तुरंत जेल में डाल दिया जाए। लेकिन सत्य, न्याय और सुरक्षा पुलिस का आदर्श वाक्य होता है। परित्राणाय साधूनाम छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है जो हमेशा सज्जनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो हमारी पूरी साइबर की टीम ने 14 भाग में डिवाइड होकर के लगातार बिना रुके कितने साल भर के उनके कम से कम साल भर के फोटोग्राफ्स, एल्बम, उनके गांव में रहे एल्बम्स को चेक किए, लोगों से बातचीत की, कितने सारे सीसीटीवी फुटेज। और इसमें विशेष रूप से जो हम लोगों को तकनीकी काम आई, हमारे रेंज के आईजी सर श्री राम गोपाल गर्ग सर का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने त्रिनयन ऐप एक जो स्टार्ट किया है जिसमें सारे सीसीटीवी कैमरे का संयोजन होता है, जिसके माध्यम से हमने कम समय में इतनी सारी चीज़ों को एक साथ देख पाया। इसके साथ ही साथ हमने एक सॉफ्टवेयर नेट ग्रिड जो होता है उसके माध्यम से हम लोगों ने पूरा प्रयागराज तक की सारी चीज़ों को हम लोग ट्रैक कर पाए। तो निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ पुलिस जो आधुनिक मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जा रही है, नया कानून लागू होने के बाद नई तकनीकी की तरफ जा रही है, उनके सहयोग के कारण लगातार हम लोगों को यहाँ पर तुरंत जानकारियाँ मिली। और यह एक क्लासिकल केस है जिसमें आईजी सर के दिशा निर्देशन, मुंगेली पुलिस के टीम वर्क का एक बेहतरीन, जिसमें एडिशनल एसपी लगातार फ्रंट पर कानून व्यवस्था को संभाल रही हैं और दूसरे फ्रंट पर डीएसपी साहब डटे पड़े हैं अपने साइबर प्रभारी के साथ में दिन रात खाना पीना छोड़कर कि जब तक ये केस न क्लियर हो जाए। इससे बड़ा डेडिकेटेड टीम और समर्पण या क्लासिकल जो एक वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल फॉर द मुंगेली पुलिस। उसके बाद थर्ड, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा पीएचक्यू, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार हम लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहा। साथ ही साथ यहाँ के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का, सम्मानीय प्रतिष्ठित जनों का भी सहयोग, जिन्होंने मुंगेली पुलिस पर विश्वास रखा और कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने नहीं दी उन लोगों ने। और लगातार और इससे भी ज़्यादा हमारे मीडिया के साथी, मुंगेली मीडिया के साथी, जिनको मुंगेली पुलिस पर विश्वास था कि निश्चित रूप से भले ही देर सही लेकिन ये केस एक न एक दिन डिटेक्ट होगा, सबके धैर्य के कारण और मृतक की नेकनीयता के कारण, और कहीं न कहीं सत्य अपने आप में बलवान होता है, भले ही देर से आता है। इन सारी चीज़ों के संयोजन से आज ये केस क्लियर हुआ और आरोपी लोगों को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार कर लिया। ने देखा कि जो है आपके अपने ही लोग, आपके खून के रिश्ते के लोग जो है प्रॉपर्टी या आपकी धन दौलत के नाम पर जो है कैसे किस तरीके से आपके खून के प्यासे हो जाते हैं और आपकी हत्या तक करने पर जो है उतारू हो जाते हैं। तो आपने जो पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से सुना कि कैसे
धन दौलत की लालच में खुद के भाइयों ने ही अपने ही बड़े भाई की जो है कितनी बेरहमी से जो है सुपारी किलिंग के माध्यम से हत्या करवा दी। और इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो भाइयों ने जो है उसकी पत्नी और बच्चे को ही जो है उसका हत्यारा साबित करने की भी कोशिश की है। आप